चलो सो हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। कल हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या थी प्रॉब्लम्स ब्रिटिश रूल के टाइम पे, कॉलोनियल रूल के टाइम पे। प्रोडक्टिविटी एक तो लो थी, देन इवन अनसर्टेनिटी, रेन की अनसर्टेनिटी और इवन मॉडर्न टेक्निक्स और ये सब कुछ भी नहीं थी जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी। मॉडर्न टेक्निक्स मीन्स ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, टूल्स, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर पानी वगैरह, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसी सब चीजें उस वक्त नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती थी और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंसी था एग्रीकल्चर पे। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कमर्शियलाइजेशन भी देखा हम लोगों ने कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे सारे फार्मर्स को कि वो फूड क्रॉप्स नहीं कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो क्रॉप्स को एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रीज में यूज कर सके, ब्रिटेन वगैरह जाकर अपने इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल यूज कर सके। ठीक है, और जमींदारी सिस्टम, मैंने कल जमींदारी सिस्टम का ऐसे चार्ट बताया था कि जो फार्मर्स थे, जो पुअर फार्मर्स और ये, उनको जमींदारों को क्या देना पड़ता था, लगान दे देनी पड़ती थी, और फिर जो जमींदार होते थे वो ब्रिटिशर्स को पहुंचाने का काम करते थे। तो जमींदार कैसे एज अ मीडिएटर बनते थे, उनको है ना कुछ थोड़ा सा मुनाफा ब्रिटिश गवर्नमेंट दे देती थी, तभी ये सब चीजें करते थे वो लोग, समझे। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था फार्मर्स का, बेचारों का, और ना ही उनके पास कुछ पैसे होते थे। तो है ना एक स्टेटमेंट भी हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि अ पुअर फार्मर बोर्न इन अ डेब्ट, लिव्स इन अ डेब्ट एंड डाइज इन अ डेब्ट। एक पुअर फार्मर जन्मा भी कर्जों में, जिया भी कर्जों में और मर भी गया कर्जों में। क्योंकि इतना ज्यादा, अभी देखो जो भी फार्मर होता था बेचारे को जितना भी प्रोडक्शन हो वो तो दे देना पड़े, तो खुद के लिए बचा क्या? खुद को तो कुछ बचता ही नहीं था, तो खुद के लिए कुछ बचेगा नहीं तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा? कोई सेविंग्स होगी नहीं, क्योंकि कुछ बचेगा तो वो मार्केट में कुछ सेल करे तो कुछ कमाए तो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करे और फिर उसमें से थोड़ी बहुत सेविंग्स करे। ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये जमींदार होते थे ना, वो बड़े बदमाश होते थे, और ये ब्रिटिशर्स तो थे ही वैसे भी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कब? ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्रिटिशर्स ने क्या हाल किया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो इधर क्या लिखा हुआ है, although agriculture has dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation, and India was particularly well known for its handicraft industries. पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया भले ही एग्रीकल्चर कंट्री था, एग्रियन नेशन था, 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन तो भी कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफी फेमस था बिफोर कॉलोनियल रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए क्यों थे? जितनी अच्छाइयां हैं इंडिया की, वो अच्छाइयां को ग्रैब करे और इंडिया को बर्बाद करे, और अपने देश को क्या करे, अपने देश की ग्रोथ कर सके, अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए। तो आप सोचो, ब्रिटिशर्स अपने देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आएंगे तो सीधी सी बात है इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मतलब इंडस्ट्रीज को क्लोज डाउनिंग करवाना, समझे। सो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हम ऐसा भी बोल सकते हैं। So British government systematically destroyed Indian handicraft industry and no modern industrial base was allowed to come up. कोई भी अच्छी मॉडर्न इंडस्ट्रीज ओपन इंडिया में नहीं होनी चाहिए, ये सब उनका प्लानिंग हुआ करता था। So the primary motive of the British rule behind the deindustrialization was twofold. मतलब अभी ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन करना जो था इंडिया में, उसके पीछे दो वजह थी, टू फोल्डेड रीजंस थे इसके। सबसे पहला, एक तो टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स,
to be used by upcoming modern industries in Britain. तो ब्रिटेन में जो जो नई नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो उसको डेवलप करने के लिए ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। तो रॉ मटेरियल्स लाएंगे कहाँ से वो लोग? सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में फोर्स करके, प्रेशराइज करके। एक तो उनका ये था मोटिव। दूसरा, टू सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया मार्केट एट हायर प्राइसेस। मतलब काट साट के कहानी क्या है, सस्ते रेट पर हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल्स खुद के इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए लेकर जाएंगे, और दूसरी तरफा जो खुद की इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स वही रॉ मटेरियल से जो बनाएंगे, हम लोगों को बेचेंगे, वो भी महंगे रेट पर। ये चाल थी उनकी, समझे? जो उन्होंने फिनिश गुड्स बनाए अपनी इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन के अंदर, उन्हीं गुड्स को हम लोगों को बहुत महंगे महंगे प्राइसेस पर बेचना, समझे? ताकि उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो करे, उनकी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट्स हो सके, और इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हो जाए? बर्बाद। मैं आपको बताऊं, जैसे इवन चाइना ने जो इंडिया के साथ किया हुआ है, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना। आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देख लो, मोबाइल में देख लो, मुझे ये बताओ कि इंडिया की ऐसी कौन सी मोबाइल की कंपनी है जो चलती है अच्छे से? कोई आपको ध्यान पे है? एनीवन? जितनी भी मोबाइल में कंपनीज है वो सारी की सारी बाहर की है, और आधे से ज्यादा वो चाइना की है। वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, एमआई ले लो। आज ये जो करंट भाई मिडिल क्लास वालों के लिए जो टॉप लिस्ट चल रही है मोबाइल्स में, कौन सा भाई ऐसा बंदा है जो इंडिया का फोन यूज करता है आज के टाइम पे? जनरली मैं बोल रही हूँ, है कोई ऐसा? यस और नो? टेल मी, कोई है ऐसा कंपनी? माइक्रोमैक्स। बट वो कौन यूज करता है? कोई यूज करता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वीवो, ओप्पो इतने सस्ते सस्ते फोन आए दिन नए नए मॉडल्स निकालते हैं, कैमरा क्वालिटी दे रहे हैं, म्यूजिक क्वालिटी दे रहे हैं, हर चीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। सैमसंग का मार्केट तोड़ा इन लोगों ने। तो आप सोचो, ये जो चीज इन लोगों ने की, चाइना वालों ने की, सेम चीज ब्रिटिशर्स भी करते थे। वो तो हमारे इंडिया में रहकर ये सब चीजें करते हुए, मतलब इंडस्ट्रीज को तो बर्बाद करना ही करना है। तो ये उनका प्लान आउट हुआ करता था। तो दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। सो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉलिसी बनाई, टू फोल्डेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एनफोर्स्ड टू एंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। ब्रिटेन को फायदा हो सके उस चीज का। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। सो अगर सीधी सी बात है, अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और वहां के गुड्स हमारे इंडिया में आके बेचेंगे, तो हमारे इंडिया के गुड्स खरीदेगा कौन? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो भी हाथ से काम होता था, उसमें एक तो टाइम लगता था। पहली चीज देखो, सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल लूं, ये इंडिया और ये ब्रिटेन। ब्रिटेन में मॉडर्न मशीनरीज, उसके ऊपर काम, और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट। और इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंडिया में आएंगे फिनिश गुड्स। ये सिस्टम था एक्चुअली, ये सीन था। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये मॉडर्न मशीनरीज यहाँ पे ये लोग यूज करेंगे ब्रिटेन वाले, तो ये जो फिनिश गुड्स बनेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस टाइम में। और ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, मोर टाइम कंज्यूमिंग, और हाथ से बुनाई होती थी। हर एक चीज है ना हाथ से बनती थी, हैंडीक्राफ्ट है, प्लस एक्सपेंसिव भी होती थी।
समझे? तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये इंडस्ट्रीज हो गई क्लोज डाउन। और डेवलपमेंट किसका हुआ, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का क्या हो गया, डेवलपमेंट। अब समझ में आया हर किसी को, यस और नो? और हमारे जैसे ही डिक्लाइनिंग हुआ हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, तो इंडिया में हो गया भाई क्या, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में क्या हो गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया के इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या हो गए, बढ़ गए। ये दो चीजें, जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डिक्लाइनिंग हो गया, जैसे जैसे बंद होने लगी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और जो प्रोडक्ट मिलते थे वो एक्सपेंसिव होते थे। अब ये रीजन की वजह से क्या था, एक तो डिक्लाइनिंग होने की वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और प्लस हमारे जो इम्पोर्ट्स थे, क्योंकि ब्रिटेन तो चाहता ही था ना कि वो अपने गुड्स जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में बने गए हैं वो इंडिया में सेल करे, ताकि डेवलपमेंट प्रॉफिट किसको हो, ब्रिटेन को हो सके। ठीक है, तो इम्पोर्ट्स क्या हो गए, इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे इंडिया में इंक्रीज हो गए, और फायदा किसको गया, प्रॉफिट किसको हुआ, ब्रिटेन को। समझे? तो ये एक सिचुएशन हुई थी एक्चुअली। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट रीजन, क्या बताया है, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। सो कैपिटल गुड्स, पहले तो मैं आपको बताऊं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मतलब सीधी सी बात है मशीनरीज एंड ऑल, जो अपने को प्लांट मशीनरीज और सेट्स वगैरह चाहिए होते हैं फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या था उस चीज का लैकिंग, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आ जाती है, लैक ऑफ capital goods. So capital goods, that is referred to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. So during the British rule there was hardly any capital goods industries to promote further industrialization in India. British rulers did not pay any attention for their promotion, as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. So हमारे देश में राज कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर अटेंशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, वो तो रीजन आपको भी जानते ही हो, क्योंकि उनको खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी, और वो लोग ऐसा चाहते थे कि उसकी इंडस्ट्रीज जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह हो, जो भी मॉडर्न मशीनरीज हो, और जो भी प्रॉफिट्स हो, जो भी एक्सपोर्ट से उनको कमाई हो, वो ब्रिटेन को होनी चाहिए, इंडिया को नहीं। क्योंकि बिफोर ब्रिटिश रूल ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की थी वो वर्ल्ड वाइड थी, पूरे ग्लोब में फेमस थी, और ये बर्बाद करने का सीधी सी बात है, क्यों अटेंशन देंगे, वो कॉम्पिटिटिव है एकदम ब्रिटिशर्स। जब खुद के देश को डेवलप करना है तो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को अटेंशन ही क्यों दे, सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल लॉजिक है। तो अटेंशन देंगे नहीं तो यहाँ पर मॉडर्न मशीनरीज आएगी नहीं, मॉडर्न मशीनरीज आएंगी नहीं तो सीधी सी बात है अच्छे गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, कम टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे गुड्स वगैरह। जब तक इंडियन इंडस्ट्रीज बनाए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, जब तक बनाए तब तक तो यहाँ पर नया कुछ न कुछ वो लोग लेकर ही आते थे मार्केट। तो बात यही है कि उस कॉस्ट पर, उसी टाइम पर सब चीजें अच्छे से रेडी कर देना, वो इंडिया के पास वैसा टेक्नोलॉजी, वैसा मशीनरीज और वो सब कुछ नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अटेंशन ही नहीं देते थे उस चीज पर। समझे? सो जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, देखो एक तरफा तो हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हो गई डाउन, दूसरी तरफा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई डिक्लाइन। तो
अल्टीमेटली हमारे देश का जीडीपी हो गया डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लीज क्या लिख सकती हूँ, जीडीपी क्या हो गया कंट्री का डाउन। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही बताइए कि लो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी। So the growth rate of new industrial sector in its contribution to GDP remained very small. सीधी सी बात है, प्रोडक्शन होगा नहीं तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा कंट्री का, नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी कंट्री की, तो डाउन ही हो जाना है। क्योंकि हमारे पास 3 प्राइमरी सेक्टर है, कौन से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी डाउन है, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी डाउन है, तो अल्टीमेटली सर्विस सेक्टर, तो उस टाइम पे आप सोचो इंटरनेट, ना कम्युनिकेशन, ना वेयरहाउसिंग, ऐसी सब चीजें हुआ करती थी क्या, कुछ भी नहीं था, ना प्रॉपर तरीके से रोड्स हुआ करते थे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो, तो सर्विस सेक्टर भी इतना ग्रोथ उसका भी नहीं था। तो ये तीनों पिलर्स नीचे गिरे हुए थे, तो जब गिरे होंगे तो अल्टीमेटली जीडीपी भी तो देश का गिर ही जाएगा ना, नेशनल इनकम कहाँ से होगी कंट्री की। ठीक है, सो जीडीपी भी क्या हो गया था डाउन। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज लिमिटेड रोल of public sector. So limited area of operation of the public sector was also a significant reason for the drawback of the industrial sector. हमारे इंडिया के लोग तो कुछ चला ही नहीं पाते थे ब्रिटिश राज के सामने, वो कुछ भी कर ले, उतना भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपको पता है जब ब्रिटिश राज कर रहे थे ना, तभी भी हमारी 2 इंडस्ट्री सबसे बड़ी थी, एक कॉटन इंडस्ट्री और एक जूट इंडस्ट्री, ये 2, और एक तीसरी जो जमशेदजी टाटा ने स्टार्टअप किया था, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में, टिस्को हम लोग बोलते हैं, TISCO। तो वो भी टाटा का भी उस वक्त से स्टार्ट हुआ था, टाटा का ईयर था 1901 के टाइम से उन्होंने स्टार्टअप किया था। तो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें वो, उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। सो द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कंटिन्यू ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने भी खाली जैसे कैसे थोड़ा बहुत रेलवेज डेवलप किया और इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, खुद को जो जरूरत थी ना, अभी रेलवे चलाने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन और ऐसे सब चीजों की जरूरत थी। कम्युनिकेशन, भाई थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना है तो उसकी जरूरत थी। पोर्ट तो चाहिए था, ब्रिटेन तक रॉ मटेरियल्स जाएंगे कैसे, तो उनको पोर्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। एंड सम अदर डिपार्टमेंटल, और थोड़े बहुत उनके कैसे एडमिन डिपार्टमेंट और सब कुछ चलता था। तो पब्लिक सेक्टर भी कोई, मतलब ब्रिटिश राज भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो आगे टोटल 5 यहाँ पे आपको बताए हुए हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, डिक्लाइनिंग जो हो गया, जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट्स बढ़ गए। इंपोर्ट्स बढ़ना देश के लिए नुकसान कारक है भाई, देश के लिए ना अच्छी बात क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे देश का बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट्स तो किसके बढ़ रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं। और आपको पता है मजबूरन इंडियन लोगों को भी इनके फिनिश गुड्स, इनके कपड़े और ऐसी सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती थी, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो वो हाथ से बनाए करे तब तक तो वही बहुत देर हो जाती थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता, तो बड़े बदमाश थे ऐसा समझ लो। फिर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का सारा क्लियर हुआ। कोई पॉइंट में किसी को कुछ डाउट, एनीवन? हाँ, मैंने वो जमशेदपुर के लिए जो बताया ना, वो 1901 नहीं 1907, हाँ इसमें मैं चेंज कर दूं। 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन की थी जमशेदपुर में। देखो इसमें ना संदीप घर में में लिखा हुआ है। जी जी क्या बोल रहे सुनील? सेकंड पॉइंट थी ना जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो खाली एक बार बता दो ना वापस। अच्छा ओके,
ये डिक्लाइनिंग वाला जो है पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट हाँ ऑफ डिक्लाइनिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब इसमें चीज क्या बोली है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइनिंग हुआ, क्लोज डाउनिंग हुआ, उससे खराब असर क्या आया देश के ऊपर। तो खराब असर क्या आया, तो पहली चीज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि ये बंद होने लगी धीरे धीरे। अब बंद होने लगी तो सीधी सी बात है, जो लोग वहां पे काम करते तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी चीज क्या हो गई, अभी ये जब तक बनाए बनाए तब तक तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था और एक्सपेंसिव। और ये क्लोज डाउनिंग की वजह से अल्टीमेटली हमारे देश को, इंडिया को ब्रिटेन के गुड्स अपनाने ही पड़ते थे। तो हमारे देश में क्या हो गया, इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वो इंक्रीज हो गया। सो ये एडवर्स इफेक्ट हुआ किस चीज का, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गई, डिक्लाइनिंग हो गई, उसका एडवर्स इफेक्ट आया कंट्री पे। समझे, अब समझ में आया। यस मैम। हमारे देश से पैसे कहाँ जाने लगे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन। इंपोर्ट्स बढ़ गया ना, मतलब अपनी जेब खाली होने लगी भाई। ठीक है, और कोई पॉइंट में किसी को डाउट, इंडस्ट्रियल सेक्टर नो नो। नो दी। तो ये जो सिचुएशन है वो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल है। हाँ, ये ब्रिटिशर्स ने ऐसे सब चीजें की थी। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड रिलेटेड इन लोगों ने क्या किया। सो आपको पता है, बिफोर कॉलोनियल रूल, बिफोर ब्रिटिश राज, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फोकस्ड, मोस्ट किसे बोलते हैं अपने, रिच इन द फॉरेन ट्रेडिंग। बहुत अच्छी थी फॉरेन ट्रेडिंग में। अपने ने वो फीचर्स में पढ़ा था, एशिया और यूरोप के साथ उसका ट्रेडिंग बहुत अच्छा था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब है ना, हमारे ट्रेडिंग की वजह से ही इंडिया में आए हैं। So India has been an important trading nation since ancient times. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and the volume of India's foreign trade. So simple सी बात है, ऐसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाली, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए, हमारे इंडिया के इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए। सिंपल सी बात है ना, अभी ये तो देख ही रहे हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा हुए, मतलब सीधी सी बात है, इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स, हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सपोर्ट्स कम। समझे, तो इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा ही ना कंट्री पर। और हमारा जो जितना हम लोग एक्सपोर्ट्स करते थे वो क्या हो गया, बहुत प्रपोर्शन कम हो गया उसका। और हमारे पास बच्चे ही नहीं, इधर क्लोज डाउन ही होने लगा। हमारे देश के पास खुद के पास सेल्फ कंजप्शन के लिए, सेल्फ के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम एक्सपोर्ट्स क्या कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहाँ पे चीज क्या बताइए, सबसे पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो इंडिया क्या बन के रह गया, खाली इंडिया बनते हुए रह गया सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। ये सिंपल सी चीज है। इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन को चाहिए था रॉ मटेरियल अपने इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी कैसे, लो प्राइस पे। समझे, एक ये चीज। दूसरी चीज क्या हुई, इंपोर्ट होने लगा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्या है, फ्रॉम ब्रिटेन एट हाई प्राइस। रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करे इंडिया सस्ते में, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी।
खुद के देश में रॉ मटेरियल लेके जाएंगे सस्ते में और हम लोगों को खुद के गुड्स बेचेंगे महंगे पे। ऐसी पॉलिसी बताओ फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, समझे? सो यहाँ पे लिखा है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स। तो ये रॉ मटेरियल में से जो भी फिनिश गुड्स बनते हुए आते थे वो ब्रिटेन हमारे इंडिया को बेचता। एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरीज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री। आपको पता है जो बड़ी बड़ी मशीनरीज और प्लांट है ना, वो खुद के देश में सब कुछ करेंगे और हमारे इंडिया को जो छोटी बहुत मशीनरी हो ना, छोटी मोटी वाली ऐसी मशीनरीज क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे देखो कितने बदमाश है। फिर है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मींस ब्रिटिश जैसा करेगा, जैसा पॉलिसी बनाएगा बस वैसा ही चलेगा कंट्री में, कोई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता है। ब्रिटिशर्स जैसा चाहेंगे वो ही एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर सकते हैं और कोई प्राइवेट फर्म, कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझे? तो ऐसी चीज यहाँ पे थी। फिर है मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। और जो एशिया और यूरोप के साथ अच्छा रिलेशन था ना इंडिया का, बस खत्म कर देना है। और ब्रिटिशर ने क्या किया भाई, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो ब्रिटेन को ही करेगा। 0.5% मतलब 50% से ऊपर तो जितना भी ट्रेडिंग होगा ना वो ब्रिटेन के साथ ही होगा इंडिया का, और किसी के साथ नहीं। while the rest was allowed with a few countries, थोड़ी बहुत कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान, ऐसे थोड़ी बहुत कंट्रीज के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह ठीक है। बाकी मोस्टली ट्रेडिंग इंडिया जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ करेगा, समझे? तो ये चीज भी आई। फिर यू नो के द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, उन्होंने ना स्यूज कैनाल डेवलप किया करवाया 1869 में, served as a direct route for the ships operating between India and Britain. So जो भी ships इंडिया से ब्रिटेन जाएगी तो उसके लिए उनको कुछ पोर्ट चाहिए भाई, बीच में से भाई वाटरवेज के थ्रू वो जाए। तो उन्होंने क्या डेवलप करवाया, स्यूज कैनाल डेवलप करवाया 1869 के अंदर। तो ये चीज भी आपसे पूछते हैं, हाँ स्यूज कैनाल कब डेवलप करवाया और क्यों, ताकि डायरेक्ट रूट हो सके इंडिया से ब्रिटेन, डायरेक्ट शिप्स जा सके। ऐसा सब चीजें भी उन्होंने किया। फिर है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब जितनी भी इंडिया में कमाई होती थी थोड़ी बहुत, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स खुद यूज कर लेते थे। खुद के जो एम्प्लॉइज रखे थे उन्होंने, खुद के जो वर्कर्स रखे थे, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर कोई काम तो करेगा ना। अब उनको वो काम करेंगे तो उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, और सैलरी कहाँ से, इंडियन वेल्थ में से, समझे? तो ऐसा सब चीजें होती थी। So under a British rule, India became an exporter of primary products, that is raw material, and importer of finished goods. There was there was huge export surplus due to excess exports. However, export surplus was used. अब ये जो एक्सपोर्ट से कमाई होती थी ना, एक सेकेंड, ये सुमित बाहर चला गया। एक्सपोर्ट से देखो, एक्सपोर्ट्स जो कर रहा है रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, तो उसमें से कमाई तो होगी, सीधी सी बात है। अब वो कमाई कहाँ पे इस्तेमाल करती थी ब्रिटिश राज? पहला, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। मतलब एक सिंपल सी चीज है कि जो भी एक्सपोर्ट से अर्निंग होगी वो अर्निंग में से कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा? सबसे पहला, जो भी ब्रिटिशर्स ने थोड़े बहुत एम्प्लॉइज रखे हैं उनकी सरकार को चलाने के लिए, उनको वो सैलरी पे करेंगे कहाँ से? जो ये एक्सपोर्ट से कमाई होगी। दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर अभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और इन सब की लड़ाइयां वगैरह होती रहती थी उस टाइम पे, तो उस वक्त जब वॉर के बीच में भाई खर्चा होगा तो वो जो ये एक्सपोर्ट से कमाया उधर जाएगा भाई। और टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, सो जो सर्विसेज, इनविजिबल्स मतलब जो सर्विसेज उन लोगों को चाहिए होती थी भाई, किसी दूसरे देश से
उनको इंपोर्ट करना पड़ा भाई, कोई सर्विसेज वगैरह उनको यूज्ड है भाई, तो उसमें भी जो पैसा वो पे करते थे वो हमारे इंडिया का पैसा पे करते थे, जो इंडिया कमाता था कहाँ से, ब्रिटेन से, लेकिन वो सारा का सारा पैसा कौन यूज कर देता था, ब्रिटिशर्स यूज करते थे, समझे। तो ये चीज बताई है। फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 पॉइंट्स ही जस्ट बोली है। सबसे पहला ये एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एट लो प्राइस, फिर इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स खाली, फिर मोनोपोली कंट्रोल, भाई जितना भी इंडिया को ट्रेड करना है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही करना है, ब्रिटेन के साथ ही करना है, और कोई कंट्री के साथ नहीं, थोड़ा बहुत भाई चाइना, श्रीलंका और ईरान, इनके साथ जस्ट थोड़ा बहुत, और इंडिया की जो भी वेल्थ थी वो सारी की सारी वेल्थ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्या कर देती थी, यूज कर देती, मतलब इंडिया को थोड़ा सा जो भी इनकम जनरेट हो भी ना, वो भी पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर देती। ठीक है, तो ये समझ में आया फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड, कि फॉरेन ट्रेड रिलेटेड क्या किया इंडिया ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यस आशीष, सुमित आप बीच में शायद आपका कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ मैम, वो मैं लीव हो गया था। हाँ, तो वो मैं वही डिस्कस कर रही थी कि जो भी एक्सपोर्ट से कमाई होती थी इंडिया को, जितना भी वेल्थ जनरेट होता था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यूज कर लेती, और मोनोपोली कंट्रोल था पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड के ऊपर इंडिया के। जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही इंडिया को करना पड़ेगा, जिसके साथ बोलेगी भाई इसके साथ एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करना है उसके साथ करना है, और किसी के साथ नहीं करना है, तो पूरा मोनोपोली कंट्रोल था। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेड रिलेटेड है। तो आज अपने ने 2 टॉपिक किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड और फॉरेन ट्रेड रिलेटेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, यस आशीष, क्लियर। हाँ दी हाँ।